हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और जो लोग मुझे नहीं जानते, आपको बता दूं कि मैं एक कैबिन क्रू / एयर होस्टेस, सेम ही चीज होती है। मैं हूं और बहुत सालों से ट्रैवल कर रही हूं और बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो लोग जानना चाहते हैं, चाहे वो कैबिन क्रू लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एज अ कैबिन क्रू उनके घर में कोई काम कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, लोग बहुत ही इंटरेस्ट दिखाते हैं इस टॉपिक में कि हमें इनकी जिंदगी के बारे में जानना है कि कैबिन क्रू मेंबर्स करते क्या हैं। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि जो भी मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें जिनसे आपको या दुनिया को नॉलेज मिल सकती है, या एक शेयरिंग कहते हैं ना, एक नॉलेज सीखने में या नए टॉपिक के ऊपर बात करने में कोई बुराई नहीं है। तो इन दैट सेंस मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स कभी कभी उठाती हूँ जो आप लोगों को जानकारी देते हैं इस प्रोफेशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस प्रोफेशन के बारे में अभी भी अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं पता है। तो चलिए, आज का नया टॉपिक जो मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए वो है कि बहुत सारे लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि इतने लंबे लंबे फ्लाइट्स आप करते हो दिन में, रात में, तो क्या आपको उन फ्लाइट्स के ऊपर कोई रेस्ट दिया जाता है कंपनी की तरफ से कि आप स्ट्रेट वो फ्लाइट्स करते हो। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि रात को आप 2 बजे घर से जा रहे हो और आपको इतनी लंबी फ्लाइट है, उस पर कोई रेस्ट नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो कहाँ मिलता है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किस तरह से मैनेज किया जाता है। 1 मिनट, मेरा फोन आया, मैं उसको चेक करती हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, आई हैड अ फोन कॉल बिकॉज या कुछ तो था। एनीवेज, तो मैं क्रू रेस्ट के बारे में बात कर रही थी। तो यस, लंबी लंबी फ्लाइट्स के ऊपर जब कंपनीज हमें भेजती हैं और कई रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके फ्लाइट्स के रिलेटेड रहते हैं, तो उस केस में जो क्रू मेंबर्स उस फ्लाइट में होते हैं उनको रेस्ट दिया जाता है। लेकिन उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहते हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पूरा तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन जितना मुझे पता है, जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो कुछ एक जो लंबी फ्लाइट्स होती हैं, जो मान लीजिए 10 घंटे या 11 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, इस तरह की फ्लाइट्स रहती हैं, इनके ऊपर क्रू को रेस्ट दिया जाता है। कुछ एयरलाइंस 3 घंटे क्रू रेस्ट देती हैं, कुछ एयरलाइंस 4 घंटे देती हैं। वो भी सारा जो कंट्री के रूल्स वो फॉलो कर रहे हैं, जिस कंट्री की वो एयरलाइन है, और जो इंटरनेशनल एयरलाइंस के रूल होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो 3.5 से 4 घंटे, 5 घंटे का रेस्ट, डिपेंड करता है कितनी लंबी फ्लाइट है, कितने बजे फ्लाइट का टेक ऑफ हुआ है, कौन सी कंट्री में लैंड करेगी, उसके अकॉर्डिंग बेसिकली रेस्ट दिया जाता है। हमें एज अ क्रू मेंबर कैसे पता चलता है कितना रेस्ट है, हमें इस चीज के ऊपर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं या इंफॉर्मेशन हमारी कंपनीज हमारे साथ शेयर करती है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम सारा स्टाफ फ्लाइट पे जब सर्विसेज खत्म हो जाती हैं, उसके बीच का जो टाइम होता है, उसके कैलकुलेशंस के बेस के ऊपर स्टाफ के बीच में जो है रेस्ट, कौन जाएगा, कौन कैबिन में रुकेगा, सीनियर क्रू मेंबर्स में भी डिसाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से कौन सा सीनियर कैबिन में रुकेगा, कौन सा सीनियर क्रू, क्योंकि हम एक से ज्यादा सीनियर क्रू होते हैं कैबिन में। तो सारा जो डिसाइडेड है वो कंपनी की तरफ से ही ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। लोगों की मर्जी नहीं होती कि मैं अब चली जाऊं या मैं बाद में चली जाऊं। ये सारी चीजें कंपनी प्री डिसाइड करके एक डॉक्यूमेंट हमें देती है कि इस फ्लाइट के ऊपर इतना रेस्ट आपको अलाउड है, ये मेंबर पहले जाएगा, ये मेंबर बाद में जाएगा। तो उससे क्या होता है, मान लीजिए अगर मेरी फ्लाइट है रात को 2 बजे और मेरा अगर पहला रेस्ट है, क्योंकि कंपनी ने मुझे मेरे रोस्टर के ऊपर, मतलब जब मेरी ये फ्लाइट मुझे दी गई थी, जो कि हमें प्रिंटेड एक रोस्टर मिलता है, तो उस पे रेस्ट का लिखा होता है कि आपका पहला रेस्ट है या सेकंड है, ताकि हम अपनी स्लीप को, अपनी नींद को घर से ही प्लान कर सकते हैं। अगर मुझे पता रहेगा कि मेरा पहला रेस्ट है तो मैं कोशिश करूंगी कि घर पे मैं ना सोऊं, ताकि मैं फ्लाइट पे अपना सर्विस करने के बाद उसके बाद मुझे नींद आ जाए, क्योंकि 2 बार कई बार नींद नहीं आती है। तो उस केस में हम लोग स्टाफ उस चीज को प्लान कर लेते हैं। उस रेस्ट के ऊपर भी मैं आपको थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देती हूँ, एक नॉलेज के तौर के ऊपर। तो क्रू मेंबर्स को, स्टाफ को कंपनी कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है, डूज एंड डोंट्स होते हैं हमारे भी, कि आपने अपने स्पेयर कपड़े साथ में लेके चलने हैं, हाइजीन अपने प्रोडक्ट साथ में रखने हैं, अपना चेंज ऑफ यूनिफॉर्म आपके पास होना चाहिए, मेकअप आपके पास एक्स्ट्रा साथ में होना चाहिए। अगर आप अपने बाल खोल के रेस्ट करते हो तो बाल बनाने का पूरा सामान आपके पास होना चाहिए। तो रेस्ट में जब आप जाते हैं, तो जब आप वापस आते हैं तो आपको उतना ही प्रॉपर क्लीन दिखना है, आपकी स्टाइल एंड इमेज प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए, और आप फ्रेश कैबिन में वापस आपको आना है सर्विस करने के लिए, टाइम पे जाना है और टाइम पे वापस आना है। तो ये कुछ एक चीजें हमारे क्रू रेस्ट से जुड़ी हुई होती हैं जो कंपनी हमारे लिए असाइन करती है। तो ये सारी जो ट्रेनिंग के बारे में आपको बता रही हूँ, ये कंपनी पूरे क्रू को देती है, तो उनको पता होता है। तो हर जो भी क्रू मेंबर फ्लाइट पे आता है उनको पता होता है उनका रेस्ट कब है, कितने बजे शुरू होगा। लेकिन टाइमिंग्स थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन फ्लाइट में कितने लोग हैं, कितने पैसेंजर्स हैं, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं फ्लाइट में हुई है, एक्सेट्रा। तो उनके बेसिस के ऊपर ये जो है लीगल रेस्ट होता है।
अब रेस्ट लेते कहाँ पे हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। रेस्ट हमें मिलता है, दो तरह के रेस्ट होते हैं। एक होता है क्रू रेस्ट कंपार्टमेंट। तो एक किस तरह का कंपार्टमेंट मैं आपको बोलूं, बहुत ही छोटा सा एक एरिया होता है। कई जहाजों में सीढ़ियां चढ़ के वो थोड़ा सा ऊपर होता है, कई जहाज में वो नीचे की तरफ होता है, जहां कार्गो कंपार्टमेंट होता है, जिस तरफ हमारे बैगेज, लोगों का बैगेज वगैरह जमा होता है। लेकिन हमारा अंदर जाने का जो एरिया होता है वो जहाज के अंदर से ही होता है। अगर वो ऊपर का हो तो ऊपर, नीचे का हो तो नीचे, थोड़ी सीढ़ियां बनी होती हैं। उसके अंदर साइड बाय साइड काइंड ऑफ बंकर्स बने होते हैं, छोटे छोटे बेड्स बने होते हैं एक के ऊपर एक, और हर बंकर का, हर मतलब बेड का अपना एक कर्टन होता है और ऑक्सीजन मास्क वगैरह होता है। इतनी ज्यादा स्पेस नहीं होती कि आप फ्रीली वहां घूम फिर पाएं। आप आराम से बस वहां अपना टॉयलेट में कपड़े चेंज करके आप नीचे जा सकते हैं, और आप बस अपने उस जगह पे अंदर स्लाइड करेंगे और उसके अंदर जाके अपने आप को बंद करेंगे और बेसिकली लेट जाएंगे। तो जगह बहुत ज्यादा खुली डुली नहीं होती, बहुत ही कंजस्टेड सा एरिया होता है। तो बेसिकली वो बस स्टाफ को उतना सफिशिएंट होता है कि जाके वो अपना छोटी सी नैप ले, जो भी उनके घंटों का मतलब रेस्ट है, उसके बाद वो अपना बस बैठते हैं, अपना मेकअप करते हैं और निकल आते हैं। तो इतनी ही जगह होती है, कोई प्राइवेट उसमें शावर नहीं होते, कोई प्राइवेट उसमें ऐसे रूम नहीं बने होते। इट इज अ वेरी टाइनी स्पेस, इट्स नॉट वेरी ह्यूज। तो इतने चौड़े होते हैं, जैसे हमारी जितनी हमारी लंबाई है, जैसे मैं 5 फीट 4 इंचेस हूं, तो मैं ये कह सकती हूँ 6 या 6.5 फुट लंबाई होती है। और चौड़ाई अगर मैं बोलूं 3 फुट से ज्यादा या 3.5 फुट से ज्यादा चौड़ाई नहीं होती है बंक की। तो इतना ही चौड़ा होता है वो, इससे बड़े नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि एक ही बेड है और सब लोग ऐसे, वो जो लोगों के माइंड में एक गलत धारणाएं हैं, उन धारणाओं को मैं क्लियर कर देती हूँ कि सबका ईच अपना डिफरेंट बंक होता है, और अपने डिफरेंट बंक के अंदर ही उनका अपना एक कर्टन पर्सनल होता है। जब उस कर्टन को बंद करो, इतना थिक कर्टन होता है कि पूरा अंधेरा हो जाता है। अंदर अपनी पर्सनल लाइट होती है आपकी ऑन ऑफ करने के लिए, एक शीशा लगा होता है जिसपे आप अपना मेकअप कर सकते हैं, देख के बाल वाल बना सकते हैं। लेकिन इतनी ही जगह होती है कि आप बस इतना ही मिनिमम कर सकते हैं, इससे ज्यादा बड़ी स्पेस नहीं होती है। तो ये क्रू का बंक होता है, जो एक चीज है। कई फ्लाइट्स में जहां क्रू बंक नहीं होता और क्रू को रेस्ट देना होता है, उस केस में सीटों के ऊपर भी क्रू को रेस्ट दिया जाता है। तो कई एयरलाइंस आपको कैबिन में सीटों के ऊपर एक एक तरह से कर्टन्स लगवा देते हैं, जिससे कि वो आपका प्राइवेट सा एरिया बन जाता है। लेकिन वो सीटें ही हैं, कैबिन के अंदर हैं, और टिच के साथ, मतलब एक काइंड ऑफ कुछ फिक्सिंग टेप आती है जो इंजीनियर्स लगाते हैं, और वो कर्टन इस तरह से लगा देते हैं कि आप उसके अंदर बैठ के रेस्ट ले रहे हो। तो जो अगर कैबिन में लाइट भी है तो वो अंदर नहीं आती, तो कैबिन में ही सीट के ऊपर बैठ के आपको रेस्ट करना पड़ता है। और कुछ केसेस में बिजनेस क्लास की सीट्स को बुक कर दिया जाता है, या कैप्टन के लिए या क्रू के लिए, तो कई लोग उस पर भी रेस्ट करते हैं। तो वो हर कंपनी का एक तरीका होता है। लेकिन आपको ये बताऊं, ये क्रू कंफर्ट के लिए रेस्ट नहीं होता। ये रेस्ट बेसिकली हमारी भी कई लीगल चीजें होती हैं कि हम कितने घंटे फ्लाई कर सकते हैं, कितने घंटे नहीं कर सकते हैं। उन चीजों में हमें लीगल बनाने के लिए ये रेस्ट देना जो है जरूरी होता है। जैसे अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो कानूनी तौर के ऊपर हमें इन लंबी फ्लाइट के ऊपर भेजने के लिए हर कंपनी को इस चीज को फॉलो करना ही पड़ता है। कंपनी चाहे या ना चाहे, जो कंपनीज के ऊपर के कानून है उनको फॉलो करना पड़ता है। मान लीजिए अगर एक कंपनी है, जब वो कंपनी अपनी रजिस्टर करती है एविएशन में या एयरलाइन में, तो उनको बेसिकली सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उस कंट्री के, उस कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं जहां से वो फ्लाइट्स लेके उड़ते हैं या जहां वो लैंड कर रहे होते हैं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रू के रिलेटेड या कैप्टन के रिलेटेड या पैसेंजर से रिलेटेड कई रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने भी नोट करे होंगे फ्लाइट्स में, जो हमारे हाथ में, स्टाफ के या एयरलाइंस के हाथ में नहीं होते। ये जनरली पूरी दुनिया के रूल्स होते हैं जो फॉलो ही करने पड़ते हैं। उन्हीं में से एक रूल ये कैबिन क्रू रेस्ट का होता है, जो कंपनीज को चाहते या ना चाहते हुए फॉलो करना ही पड़ता है अपने स्टाफ को वो रेस्ट देकर। तो कैबिन में मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमी की सीट्स भी यूज हो सकती हैं, बिजनेस क्लास की, फर्स्ट क्लास की, और क्रू रेस्ट कंपार्टमेंट अगर हो तो वो भी। डिपेंड करता है कितना स्टाफ है, कितना स्पेस है, उन सब चीजों को मद्देनजर रख के ये जो रेस्ट है हमें देना ही उनको पड़ता है। तो चलिए, आज ये नया टॉपिक था एक, मुझे भी मजा आया आप सबसे बात करने में, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से सोच रही थी कि इन चीजों के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करना शुरू करते हैं, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा हमारी जिंदगी के बारे में, कैबिन क्रू की जिंदगी के बारे में थोड़ा बताया जाए। कैसा लगा है आज का वीडियो बताना मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पसंद है तो कम्युनिकेट करने का एक ही तरीका है कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजिए, और मैं उनको पढ़ूंगी और डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप सबके लिए ढेरों वीडियो इन टॉपिक्स के ऊपर बनाऊंगी। सो चलिए, अभी के लिए इतना ही, और मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। बाय बाय।